पूरा आपका कैफ ये वाले अभी नहीं क्या वजह बनी? नहीं अफवाह तो काफी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों हम इतनी स्टडी कर नहीं सकते जितनी रिक्वायर्ड होती, जितने अवर्स रिक्वायर्ड है उतने पढ़ नहीं सकते। घर जाके अभी रिलैक्स रहते हैं बेसिकली ना, हमारे जहन के अंदर होता है। और प्लस आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं आप लोगों के सीनियर जो कर चुके होते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हो आप लोग। देखें हर इंसान का अपना एक टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि हमारा एक मॉडल है, उस मॉडल के अंदर जब अगर बच्चे पूरे काम करें ना, उस मॉडल के ऊपर वो मॉडल आप सबको पास कराएगा। कोई ज़्यादा मेहनती होता है, कोई कम होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा सा थिक होता है। हमारे मॉडल के अंदर सारे बच्चे चलते हैं। लेकिन जब आप इंडिविजुअल्स आपको गाइड करते हैं कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे करके पास कर दिया था, आप वो मॉडल भी पकड़ती हो, टीचर वाला भी मॉडल पकड़ते हो, तो दोनों में से कोई भी नहीं लगता। वो फिर आपकी डेफिशिएंसी आ जाती है जाके फाइनल के अंदर। आप एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करो सारे का सारा ही, कि किस तरीके से, जिस तरीके से अब आप लोगों को पीआरसी में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई। हाँ बस क्यों? क्योंकि आप लोग रिलैक्स थे, नए थे। जैसे जैसे हम आपको कहते गए आप हमारी बात मानते गए, ज्यादातर बच्चे। और फिर ज्यादातर काफी सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही निकाल लिया था आप लोगों में, कि आई नहीं थी, यानी कि कोई तसव्वुर ही नहीं था कि 50/50 नंबर का, ये 49 पे फेल होने का। सारे बच्चे सब 70-70, 80-80, 90-90 मार्क्स लेके आप निकल गए थे। अब डिफिकल्टी ये आ रही है कि ये एक तो सब्जेक्ट भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन करना ये है कि बेटा जितनी आपने पीआरसी में मेहनत की ना, उससे एक तो टाइम का डबल करना, ये मस्त है। टाइम का पिछले टाइम से ज्यादा देना अब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कंसेप्ट के ऊपर अगेन मैं फिर फोकस कर रहा हूँ। रट्टा लगा के नहीं निकलेगा बेटा, कब तक रट्टे के ऊपर चलोगे? रट्टे से बाहर निकलना है, चीज को समझना है कि टीचर एक समझा रहा है, कौन से एंगल से क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसी के ऊपर फोकस करके ना, उसी एंगल से जाके घर बैठ के पढ़ेंगे। अगर आप रट्टे से बाहर निकल गए, कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए, फिर इंशाअल्लाह आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आप कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे, फिर जहां फंस गए कोई भी, क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर अब क्या होता है कि वो बुक में से सवाल नहीं देता, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है बाप के। अब सिनेरियो बेस्ड अगर कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, आपने तो बुक सारी याद है, आपको याद है, कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर कि ये है तो ये क्यों है, ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। अच्छा अब बुक याद है लेकिन वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आप वहां उठ जाएंगे, ओहो ये तो पता ही नहीं क्या आप क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आएंगे आपको। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, सिनेरियो बेस्ड मैं कह रहा हूँ वो सारे की सारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की केस स्टडी आपको उठा के दे दे, आपको अमेरिका के सीए की बुक में से निकाल के दे दे, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? आप कॉन्सेप्ट के जरिए उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं और वो हल हो जाएगा। क्योंकि कंसेप्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं, उनका भी कंसेप्ट, हमारा भी कंसेप्ट, आखिर जो जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इतने सालों से बेटा, वो सेम है। फर्क क्या आ जाता है कि हमारे बच्चे उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे बेटा, चीज़ों को एंगल से नहीं देख रहे। कितने लोग थे आप शान साहब की क्लास में? 4 थे। उन्होंने चारों नहीं करना है एमएफए? अच्छा नहीं, रिदा ने भी किया हुआ है एमएफए, दिया हुआ है, ये करना है? करने तो किधर जा रही है वो? अच्छा चले आज के लेक्चर ले लेगी तो शायद उसका माइंड चेंज हो जाता है। एनीवे अच्छा, बारह अब जो एमएफए है इसके अंदर हमने जो चीज़ों को देखना है, अगेन बुक को ही फॉलो करेंगे, बुक से नहीं हटना। नंबर 1 आई कैप बुक से, ये बुक आपके पास फिजिकली तौर पर होना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हम तो चलो ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन आप घर बैठ के पढ़ना वो ज़रा मुश्किल होता है। आपके पास जो फिजिकल कॉपी होगी उससे पढ़ना ज़रा आसान होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे बेसिकली, इसके अलावा काम नहीं करना हमने। अच्छा क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी I2B के अंदर? हमने बिजनेस पे स्टडी किया I2B में। अच्छा हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा पहले हमने बेसिकली हम पढ़े सोल ट्रेडर से, उसके बाद हम आगे पार्टनरशिप, उसके बाद हम आए कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिकली जो एमएफए है ये उस ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस है। अब ना तो हमने सोल ट्रेडर ना पार्टनरशिप, इन दोनों चीज़ों से अब हम निकल के आगे फोकस हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशन पे।
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, I2B में हमने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पढ़े सारे के सारे, यानी कि उसके अंदर HR का डिपार्टमेंट होता है, उसमें मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है जिसे हमने पढ़ा, अच्छा उसमें प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, IT का डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च का डिपार्टमेंट होगा और उसके अंदर फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, अब आगे जब हमने इस लेवल पे आके MFA को पढ़ना है, जो कि यानी कि मेरा जो 50% इसके अंदर पार्ट है, हमने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली और एक्सटर्नली स्टडी करना है, दैट्स ऑल। एनालिसिस करना है कंपनी का इंटरनली और एक्सटर्नली। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल चीजें होती हैं वो इन कंट्रोल होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल चाहे 1 लाख बंदा काम कर रहा है आपका, 1 करोड़ बंदा काम कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट इंटरनली जो भी होगा वो आपके कंट्रोल में होगा। कंट्रोल में कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझती हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है थोड़ा कमजोर है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका अगर ये सवाल आपके पेपर में आता है? बस इसका ये सोल्यूशन है। आपके प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट की जो मशीन्स हैं वो पुरानी है, व्हाट इज द सोल्यूशन? मशीन्स को चेंज कर सकते हैं। IT के अंदर लैपटॉप जो है ना वो हमारे हैंड हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। सोल्यूशन या उनको चेंज कर देना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से आ जाए मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के अंदर जो हमारी टीम नई प्रोडक्ट डेवलप कर रही है ना, वो नहीं हो रहा, वो नई प्रोडक्ट हम नहीं निकाल रहे, हमारी जो टीम है वो इसके अंदर फेल है। व्हाट इज द सोल्यूशन? प्रोडक्ट में फॉल्ट है, नहीं नई प्रोडक्ट आ ही नहीं रही। अगर नई प्रोडक्ट बन ही नहीं रही फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर प्रोडक्ट के फॉल्ट का तो नहीं हुआ ना, इसका मतलब है आपकी टीम के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो वी मस्ट गो एंड चेंज अवर टीम। ठीक है, अब ये दिस इज द एंगल हियर नाउ। Internally thought, what happened in organization, we have the solution in our own hand. We must go and do it. अच्छा, अब आ जाए एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उसके अंदर हम कुछ मॉडल्स को पढ़ेंगे। हमारे घर बेसिकली हमारे पूरे का पूरा जो MFA है, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस, जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो फरहान साहब कराएंगे आपको। मैनेजमेंट के जो मैनेजरियल एनालिसिस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर, मैं उसके ऊपर हमारा इस टॉपिक के अंदर फोकस होगा। 8 चैप्टर में तो उसको इंशाल्लाह वन बाय वन टेकल करेंगे। लेकिन हर जगह के ऊपर जब भी आपने पेपर के सवाल को अटेम्प्ट करना है, नंबर 1 यू हैव टू सी कि ये इंटरनल प्रॉब्लम है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इसको आइडेंटिफाई करें। अगर इट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम, आ जाए बेटा, अगर इट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम देन व्हाट शुड वी डू? कंट्रोलेबल है उसको चेंज कर दें। अगर इफ दैट इज एन एक्सटर्नल प्रॉब्लम, अब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल प्रॉब्लम होता है वो होता है अनकंट्रोलेबल, वो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, अब आ जाए कि आप ऐसे एज ए मैनेजर ऐसे सिनेरियो में आ जाएं कि आपके सामने ऐसा फैक्टर आ गया जो अनकंट्रोलेबल है, व्हाट शुड वी डू? अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेस्टल एनालिसिस को। P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमी, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, फिर पेस्टल PEL, E फॉर इन्वायरमेंट बेटा, L फॉर लीगल। अब ये 6 के 6 ऐसे फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। अब एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना, what should as a manager you will do if the factors are uncontrollable? शाबाश। क्या करें बेटा एज ए मैनेजर? आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड रखना है यहाँ पे क्लास के अंदर। यू आर स्टूडेंट बट डोंट थिंक यू आर स्टूडेंट। आप अपने आप को समझो कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे सामने रियल प्रॉब्लम आ रहा है। ये पेपर बड़ी आसानी से हल हो जाएगा अगर आप अपने आप को 2 स्टेप ऊपर करके मैनेजमेंट के माइंड तक ले जाएं और आप ये सोचें कि रियल प्रॉब्लम है और मैंने इसको हल करना है।
प्रॉब्लम दो ही तरह के आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन सारी चीजें कंट्रोलेबल हैं, आपके कंट्रोल में, आपके बोर्ड के कंट्रोल में। वो कैसे? एक बंदा अच्छा नहीं उसे निकाल दो, मशीन अच्छी नहीं उसे चेंज कर लो, लोकेशन अच्छी नहीं है नई लोकेशन पे चले जाओ। यानी कि वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर आप कंट्रोल हासिल कर सकते हो। लेकिन जो एक्सटर्नल है, अब जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस राइट नाउ इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे नेस्ले की कंपनी है, व्हाट द नेस्ले शुड डू नाउ? क्या नहीं, अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा इससे भी बुलंद होकर सोचें बेटा, कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, अब क्या नेस्ले बंद करके भाग जाए? बंद करके तो मल्टीनेशनल नहीं जाएगी। अगर आप उस मल्टीनेशनल के हैं लीडर, आपको पता है कि ये अनकंट्रोलेबल है, पता नहीं कल क्या होगा। अब राइट नाउ इस वक्त कैन यू गारंटी कि पाकिस्तान में 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, हमें नहीं पता इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्या हमें पता है? क्या नून लीग नवाज शरीफ आके वजीर आजम बन जाएगा या नहीं बनेगा? डू वी नो? क्या यहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा या नहीं लगेगा? तो सारी की सारी कोई फैक्टर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए नेशनल मैनेजर मेरे कंट्रोल में नहीं, आई डोंट नो। तो इफ आई डोंट नो तो व्हाट शुड आई डू? ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में आपके लिए कि अब आप है मैनेजर, भाई आप ही ने करना है ना। सबसे अच्छी चॉइस तो आसान तो ये होता है कि बंद करके चले जाए। क्या नेस्ले बंद करके चले जाएगी? इतना बड़ा उसका काम है, कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। या पिज्जा हट बंद करके चला जाएगा, या हमारा यहाँ पे समझ लेंगे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, या आपके यहाँ पे जनाब यूनिलीवर ब्रदर्स हैं, क्या वो बंद करके चले जाएंगे? बेटा जाज वाले हैं, ये होंडा वाले हैं, टोयोटा वाले हैं, क्या वो बंद करके चले जाएंगे अपने सारा कुछ? आंसर इज नो। अब आपने समझना है कि मैं उनका मैनेजर हूं। अगर आप मैनेजर होते तो आप क्या करते? दैट्स द क्वेश्चन। क्या करेंगे? व्हाट इज द सेफर साइड इन योर माइंड? नहीं, अब ये तो हो नहीं सकता बेटा। ये तो यानी कि पैसे के मामले में आप ये ना समझे कि मैं अब अपने आप को इस एज पे रखूंगी, जब चाहूंगा बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, आप जो एज मुझे दे रही हैं कि मैंने पैसे थोड़े रखने हैं उसमें, इट मीन्स यू आर अबाउट टू रन आउट, कि अगर कुछ खराब हो तो मैं निकल जाऊंगा। हाँ बेटा, आप ये देखेंगे हम कंपनी चलते रहने से हमें कितना फायदा है और नुकसान हो, और उसको थोड़े ऐसे के बंद करने से कितना हम जिसमें कम नुकसान हुआ, अगर कंपनी जो भी नहीं बंद कर तो उसमें नुकसान कम है, या उसकी निस्बत जो हम लोग चलाएं उसकी नजर कम है, तो कुछ ऐसे बंद कर दी। चले, अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, आपने क्या करना है। आपने ऐसी पॉलिसी बनानी है कि आपका डायरेक्टली टकराव ना हो उन ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं ना, अब जैसे पेस्ट एनालिसिस, ये स्वॉट एनालिसिस, ये जो भी हम कर रहे हैं ना, आपका डायरेक्ट इनके साथ टकराव ना हो। ऐसी पॉलिसी आपने बनानी है कि कल कोई गवर्नमेंट आ जाए, आपने आज वो पॉलिसी बनानी है कि किसी भी गवर्नमेंट आने से आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। इकोनॉमी कल आपकी डाउन होती है, अप होती है, जो भी हो, आपकी पॉलिसीज ऐसी हों, अगर डाउन होती है फिर भी सरवाइव करें, अगर अप होती है फिर भी सरवाइव करें। अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती है फिर भी आप सरवाइव कर रहे हैं, अगर पुरानी के साथ जाना फिर भी आप सरवाइव करें। तो ऐसी पॉलिसीज आपने बनानी होती है, या ऐसी पॉलिसीज को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली द एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? दैट शुड बी योर क्वेश्चन। ये हम क्यों पढ़ेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी? बेसिकली देखिए मेरा, आप लोगों से हमने कंपनी का ऑडिट तो नहीं करवाना, एक फील ऑडिट तो नहीं है आप लिखी, क्या ऑडिट है सिर्फ? नहीं बेटा, आपके सबसे ज्यादा फाइनेंस पैसा किस में है? आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कौन सी फील्ड में आप जाएंगे कि यू विल मेक मोर मनी? आप अगर जाएंगी कंसल्टेंसी में, दिस इज वेयर द मनी इज। ठीक है, अकाउंटिंग में तो आप इंटरनल अकाउंटेंट बन गए तो चलो आपकी 5 लाख हो गई, एक्सटर्नल बन गए 10 लाख हो गई। जब कंसल्टेंसी में जाती हैं, आप अपने घर या अपने ऑफिस में बैठ के काम करना है, कंपनी आपको अप्रोच करेगी, हमने बेचनी है, हमने ये लेना है, आप हमें ये बताएं कि हम एनालिसिस करके दें हमारा, वो एनालिसिस आपने करना है।
ये जो काम अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस यू विल बी डूइंग एंड यू विल चार्जिंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी कि आप कंपनी को 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया चार्ज करेंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर कि हम आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं। अब ये कैसे होता है, अब अभी शायद आपकी बात समझ में ना आए। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नेस्ले आपको अप्रोच करती है कि हमने ये सूफी के पानी का जो है ना पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर इनके 7 प्लांट है, ये खरीदना चाहते हैं। अब आपने नेस्ले के लिए काम करना है, सूफी के जितने प्लांट है उधर जाके एनालिसिस करना है, मार्केट एनालिसिस का मिला के रिपोर्ट बना के आपने नेस्ले को देनी है और आपने उसके अंदर सजेस्ट करना है कि नेस्ले शुड बाय इट और नॉट। उसके लिए बाय इट के लिए भी आपने अपने पॉइंट देने, डोंट बाय इट के लिए भी आपने अपने पॉइंट देने अगर है तो। दैट्स व्हाई द नेस्ले विल पे यू 1 करोड़ रुपीस। ये सारा एनालिसिस जो आप पढ़ोगे आपने इतना इसके अंदर घूम करके करना है कि आपने इसके देखना ये मेरा फ्यूचर है। यानी देखिए मैं चूंकि मैं टैक्स वाला बंदा नहीं हूं तो मैं आपको टैक्स की तरफ नहीं उस तरह से लेके जाऊं, क्योंकि मैं बिजनेस का बंदा हूं तो मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि बेटा इसके अंदर बाकी सारी फील्ड से ज्यादा पैसा है। अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर आ गए तो वेयर द कंपनीज विल अप्रोच यू, छोटे छोटे मसले प्रॉब्लम पर, ये तो एक छोटी सी मिसाल। जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना, जब पॉलिसीज के अंदर ये देखोगे कि क्या इसके अंदर मैनेजरियल एनालिसिस आपने करना है कंपनी का, इस एन आई ओपनर फॉर यू। आपकी आंखें खुलेंगी इंशाल्लाह ताला, आप खुद फील करोगे यार ये तो सबसे आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। और इसके अंदर ऐसी ऐसी पॉलिसीज आप बनाएंगे कि आप कंपनी को यहां तक गाइड करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला 2 महीने में कि कंपनी ये प्रोडक्ट बनाए और इसमें फायदा होगा, ये ना बनाए इसमें नुकसान होगा। ऐसे ऐसे मॉडल मौजूद है हमारे पास मैथमेटिकली, और आप उन मॉडल्स को पढ़ोगे कि वो लगा के देखें। अब हम क्या कहते हैं कारोबार करें, तो क्या कारोबार करने के बाद आप दे सकती हैं 100% गारंटी कि ये कामयाब होगा या फेल होगा? 100% नहीं दे सकती। लेकिन जब ये एनालिसिस अगर आप सीख गए, अगर आपने लर्न कर ली और अप्लाई आ गई आपको इसकी साइड के अप्लाई मैंने कैसे करने, आप 100% गारंटी देने की पोजीशन में आ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट बनेगी तो कामयाब होगी, ये बनेगी तो फेल होगी। ये इतने स्ट्रॉन्ग मॉडल है बेटा, पूरी दुनिया में लग रहे हैं मुझसे, ये तो नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना के आपको दे रहा हूं। जिन लोगों ने ये मॉडल लगाए हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो अब चीजों को, अपने माइंड को थोड़ा सा आपने अपग्रेड करना है और एज एन मैनेजर चीजों को क्रिटिसाइज करना है, चीजों को देखना है, चीजों को इनहांस करना है, चीजों को समझना है। पुट योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर माइंड सेट कि अब आपने वो स्टूडेंट वाले माइंड सेट में नहीं रहना। इसको जब सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आपने अपने आप को मैनेजेरियल माइंड सेट के अंदर आके पढ़ेंगे तो ये आसान है। सारे मॉडल इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। वो तो देखिए मेरा काम है मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को 2 स्टेप ऊपर लेके जाना आपका काम है कि आप अपने माइंड को 2 स्टेप ऊपर लेके जाएं कि मैं मैनेजर हूं, मैंने ये मसला हल करना है, मैंने ये मसला हल, मुझसे ये नहीं हो रहा, ये करना है, ये मैं कैसे करूं, फला मॉडल लगाऊं, फला मॉडल लगाऊं। क्लियर बेटा? अच्छा अब आ जाए, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करें। आई कैप की बुक आपने ले लेनी बेटा, इसके अंदर MFA की फिजिकल बुक आपके पास घर होना जरूरी है, उसको पढ़ने आसानी होती है। क्यों? सर्दी ये बंदा रजाई के अंदर कंबल के अंदर भी बैठ के पढ़ लेता है। अभी मोबाइल फोन को चार्जिंग है, लाइट नहीं है, चार्ज नहीं हो रहा, कहाँ लेके बैठोगे ना? मैं एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास टू स्टडी। अच्छा जी, पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड स्टार्टेड सिंस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोसाइटी आफ्टर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। सबसे पहले दुनिया की तरक्की के लिए एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आया बेटा, और उसके बाद पॉलिटिक्स आ गई। और वो हर बिजनेस का बॉटम लाइन है, बेस पॉइंट है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिनकी गवर्नमेंट को बनाने और तोड़ने के अंदर वहां के बिजनेसेस का ताल्लुक ना हो। इस वजह से हम पॉलिटिक्स पे स्टडी करते हैं। इट्स अवर पार्ट। यानी कि अगर मैं अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करता हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हुकूमत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लीग होना चाहिए या PTI होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो बेसिकली आई एम ओपनिंग अप माई माइंड फॉर यू पीपल। और आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब तक आपका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है या नहीं, आई डोंट केयर, बट फ्रॉम नाउ ऑन फॉर द सेक ऑफ योर ओन फ्यूचर आपका पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक होगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगी क्योंकि पॉलिटिक्स और बिजनेस गो हैंड इन हैंड। अब अमेरिका के अंदर किसकी हुकूमत है जी आज? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जो बाइडेन।
अब जो बाइडेन की पार्टी का क्या नाम है? दे आर डेमोक्रेट्स। पिछले 200 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी डेमोक्रेट्स पावर में आए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और आईटी कंपनीज, इन दोनों ने बेबहा पैसा बनाया। अनसीनेबल अमाउंट के अंदर इन लोगों ने पैसा बनाया। क्यों? जितनी दुनिया के अंदर फार्मास्यूटिकल और आईटी की कंपनी मौजूद हैं, वो सारी की सारी इनको फंडिंग करती हैं कि ये इलेक्शन जीत गया। ठीक है बेटा? अब जब आ जाएगी दूसरी पार्टी का हेड इस वक्त कौन है? ट्रंप। नाम सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? लिबरल्स। जब भी लिबरल्स पावर में आए, अगेन 200 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, ऑयल की कीमत अप जाएगी। ट्रंप, इमरान खान के दौर में ट्रंप था सदर। पेट्रोल की दुनिया में क्या कीमत थी उस वक्त? $124 पर बैरल। आज क्या है? $90 पर बैरल। तो जब भी ट्रंप या उसकी पार्टी की हुकूमत आएगी बेटा, तो पेट्रोल ऑयल की कीमतें अप जाएंगी, नंबर 1। असले की कीमतें अप जाएंगी, नंबर 2। जंगें लगेंगी, जंगों के अंदर असला इस्तेमाल होगा। ये सारी की सारी यानी कि जो असला बनाने वाली कंपनीज है, जंगों को प्रमोट करने वाली कंपनीज और ऑयल बेचने वाली कंपनी, ये तीनों की तीनों लिबरल को सपोर्ट करती रही है। सारी की सारी उनकी इलेक्शन कैंपेन की जो फंडिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग होती है बेटा, ये कंपनीज उनको करती है फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब क्या, छोटी सी मिसाल दे दूंगा मैं, आज ही की मिसाल दे रहा हूं। ट्रंप दौर में $125 था ऑयल, आज है $90 का। कितना फर्क है? तकरीबन $35 पर बैरल। एक दिन के अंदर लाखों बैरल का पेट्रोल बिकता है कंपनी का, लाखों करोड़ों बैरल का, लाखों भी नहीं करोड़ों बैरल ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे। अगर करोड़ बैरल हम लगाएं और एक बैरल के अगेंस्ट $35 का आपको फायदा है, तो 1 करोड़ को 35 से मल्टीप्लाई करें तो ये $35 करोड़ पर डे। उसको साल से मल्टीप्लाई करो, 4 साल हुकूमत रहती है उधर, उसको 4 साल से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच मनी इज दैट? एंड दैट इज जस्ट ओनली वन कंपनी विल मेक। इस वक्त दुनिया जहान के अंदर कितनी कंपनीज है जो कि सारी की सारी इनको सपोर्ट करती है। यहां से आप चीजों को समझें आसान लफ्ज़ों में कि किस, और ये पूरी दुनिया में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ क्यों नहीं चीनी माफिया कहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत हो? अल्लाह ताला। आटा माफिया क्यों नहीं चाहेगा कि नवाज शरीफ लोग और जरदारी लोग आए? अब जिन लोगों की मिलें हैं, जिन लोगों की फैक्ट्रियां हैं, या जो पावर प्लांट वाले हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ लोगों की, कोई भी इस वक्त नहीं चाहेगा कि इमरान खान हुकूमत में आए। लेकिन अगर आप चीजों को समझो कि अवाम का बेनिफिट किसमें, तो फिर अवाम के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान को पावर में आना चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको कैसे, अब कायल करने का मकसद केस स्टडी आए ना, कायल कैसे करना है आपने, कि इसको दूसरे लफ्जों में इलस्ट्रेट कैसे करना है, आपने लिखना कैसे, क्योंकि जब तक आपके पास सॉलिड पॉइंट नहीं होगा ना, वो नंबर नहीं देगा आपको। आपने लिख दिए, सवाल हल करके आ गया, फेल हो जाओ। सॉलिड पॉइंट, रीजनिंग। अब मैं कह रहा हूं, अगर अवाम की बेहतरी है तो इमरान खान पावर में आए। बिजनेसमैन वाला चाहता है कि नहीं, उनकी बेहतरी किसमें, कि नवाज शरीफ जरदारी पावर में। अब मुझे बताएं, अगर अवाम की बेहतरी हो, इमरान खान पावर में आता है, वो ऐसी पॉलिसी लेके आता है जिससे गरीबों को चले जॉब मिलती है। मैं यहां से पकड़ के लेके चलता हूं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, गरीबों को जॉब मिलती है, जेब में पैसा आएगा। गरीबों के, ऑर्डिनरी पीपल के जेब में पैसा आएगा जब जॉब होगी तो। ओके, क्या आप पैसा खर्चेंगे? जब वो पैसा खर्चेंगे तो क्या आपकी इकोनॉमी का पूरा पहिया चलेगा या नहीं चलेगा? जब वो पूरा पहिया चलेगा तो बेनिफिट तो उन लोगों को भी होगा, ये नहीं कह रहा। लेकिन फिर इमरान खान जैसी गवर्नमेंट आएगी तो उन लोगों के ऊपर जेन्युइन तरीके से बड़े टैक्सेस लगाएंगे, और जब इन लोगों की गवर्नमेंट आती है तो ये लोग टैक्सेस देते नहीं।
फिर मेजॉरिटी फॉर द लॉन्ग टर्म क्या होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ाओ। क्यों? वो 24 करोड़ लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है, तो वो सबके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, गरीब और पिस जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सोसाइटी का भला, अगर आप चाहते हैं बिजनेस का भला, मुल्क का भला, तो ऐसे बंदे का पावर में आना बहुत जरूरी है बेटा, जो आम लोगों का सोचे। क्या वेस्टर्न सोसाइटी आम लोगों का सोचती है? बिल्कुल सोचती है। कैसे सोचती है बेटा? अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, आपको हेल्थ फ्री, ऐसे ही वेस्ट में आपकी एजुकेशन फ्री। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो घर बैठे आपको जितना आप खाने की जरूरत है, आपको फॉर एग्जाम्पल 50 पाउंड पर वीक है, 40 पाउंड पर वीक में आप खाना जरूरी है जो आपके लिए है, वो आपको गवर्नमेंट घर बैठे देगी इफ यू डोंट हैव द जॉब। जब ये तीनों चीजें होंगी तो क्या मुल्क का पहिया चलता रहेगा कि नहीं? वो चलता रहेगा। जब वो चलता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी वहां सड़कों पे नहीं निकलेगा गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारे यहां चीजें और है। ठीक है बेटा? तो जब आपने कॉन्क्रीट किसी की सॉल्यूशन के ऊपर बहस करनी है, मेक श्योर गो टू द सॉलिड पॉइंट्स। बहस करके उसको कायल करना होता है। इसके अंदर रीजनिंग के बच्चे जब रीजनिंग नहीं देते तो बच्चे फेल होते हैं। आपने पढ़ा, आपको आता है, आपने अपनी तरह से चीजें लिखनी। चीजें लिखने से पास नहीं होना, उस पॉइंट को प्रूव करने से आपको जो है ना पास होना है। आपने अगर पॉलिटिक्स के ऊपर बहस हो रही है, इकोनॉमी पे बहस होती है, तो आप प्रूव करें कि इकोनॉमी बेहतर होने से हमारा कर्जा उतरेगा। आप इसको प्रूव करें। इकोनॉमी बेहतर होगी, हर बंदे के पास पैसा होगा, हर बंदा पैसा खर्चेगा। एक तो खर्चने से टैक्स आएगा, दूसरा फैक्ट्रियां चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जितनी फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट चलेगी, उतना ही ज्यादा टैक्स मिलेगा और उतना ही ज्यादा हम अपना कर्जा उतारने की पोजीशन में होंगे। प्रूफ करना है पॉइंट। इस एंगल से आपने बेटा चीजों को साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, अब अगेन बैक टू हमारा जो है स्टडी के ऊपर। पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड स्टार्टेड सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी आफ्टर द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। द आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन इवॉल्विंग since then, according to the experiences of the individual society and their needs. Today, we cannot find a single definition of a politics which can satisfy the intrinsic value held by the individual in society. एक होता है extrinsic value बेटा, एक होता है intrinsic value. Extrinsic value होता है खुशहाली, पैसा, आसान लफ्ज़ों में। आपके पास अच्छा घर हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में चले गए, अच्छा फ्यूचर हो गया, दैट एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है अंदर से सेटिस्फेक्शन। ठीक है? वो क्या अंदर की सेटिस्फेक्शन है आपकी सोसाइटी में, लोगों के पास, अमीर लोगों के पास? राइट नाउ द पॉइंट इज, नवाज शरीफ एंड द जरदारी फैमिली हैज द प्लेंटी ऑफ मनी। आर दे सेटिस्फाइड इंटरनली? नो, दे वांट मोर। यानी कि जो इनके पास जितना है उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू को पॉइंट जो है इंडिविजुअल के अंदर सोसाइटी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। उसकी कोई डेफिनेशन क्यों नहीं है? बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, गवर्नमेंट लेती है, उसके पीछे बिजनेसमैन है, वही उसको फंड करते हैं। जब फंडिंग बिजनेसमैन की तरफ से होनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर इंडिविजुअल तो खत्म हो गई ना। अब एक बिजनेस पार्टी, एक बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को फंड क्यों करेगा? द क्वेश्चन व्हाई? ताकि गवर्नमेंट में उसको फायदा हो, अलग अलग। अब फायदा क्या हो सकता है जी? सर्कमस्टेंसेस है ना, जैसे जंग लग गई, तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अब तेल की कीमत बढ़ गई तो उसको पॉलिटिकली तौर पर फायदा होगा। इस वजह से हम पॉलिटिक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते। जी बिल्कुल करता होगा। ये हमारे करते हैं, हमारे जरदारी नवाज सिर्फ लोग करते हैं,
पूरी दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं जो ऑयल के साथ यहाँ ऐसे टेक्निकली तौर के ऊपर देखे ना, क्या अब हमारा इस वक्त हमारे अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आए 16 महीने पहले, क्या अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था? वो ये साइफर का क्या केस है, इन्वॉल्व था ना बेटा। तो इन्वॉल्व था, इसका मतलब ये है कि उसको किसने प्रोवोक किया कि वो आए और पंगा ले हमारे मुल्क के अंदर? यही पॉलिटिकल पार्टी थी ना, इन्होंने फंडिंग की ना, इन्होंने पैसा दिया ना उसकी पार्टी को, तो उसने अपने लोगों की बात सुनी, तो वो साइफर आया और यहां से हमारा रिजीम चेंज हुआ। जब तक ट्रंप बैठा था, ट्रंप ने तो नहीं हटाया इमरान खान को, इन्होंने हटाया। ठीक है, तो ये चीजें बस, हाँ ये चीजें क्लिक होना जब शुरू होंगी आपको, आप दुनिया के पॉलिटिक्स को पढ़ें, चीजों को पढ़ेंगी तो चीजें क्लिक होंगी, तो ये आपके लिए गठियां खुलेंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मिला? चलिए आगे। अच्छा जी, अच्छा अब ये क्या, व्लादिमीर लेनिन, अब ये क्या होगा? व्लादिमीर लेनिन रशियन होगा। पॉलिटिक्स इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, जो हम पहले जोड़ चुके हैं, लेकिन ये अब ये जोड़ रहा है। इकोनॉमिक्स, द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर कंसेप्ट ऑफ अ सोसाइटी। अगर आप किसी बिजनेस में सोचेंगे, उसकी डेफिनेशन और होगी। इंडिविजुअल जो गरीब आदमी जिसे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, पॉलिटिक्स की उसकी डेफिनेशन और होगी बेटा। यानी कि दूसरे लफ्जों में पीटीआई वाले चीजों को और एंगल से देख रहे हैं, नून लीग वाले और एंगल से देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले दूसरे एंगल से देख रहे हैं, मौलवी आजाद तीसरे एंगल से देख रहे हैं, फौजी जो हमारे बैठे हैं वो अपने एंगल से देख रहे हैं चीजों को। तो पर्सन टू पर्सन एंगल चेंज होता है। सर बर्नार्ड रॉनेट क्रिक, prominent British political thinker, defines it as politics is a distinctive form of a rule whereby people act together through institutionalized procedures to resolve differences, to consult diverse interests and values, and to make the public policies in the pursuit of a common purpose. ठीक है, डेफिनेशन अच्छी है कि लोग अपने लोगों को चुन के कॉमन पर्पस के लिए हम पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं। जो हमारी जितनी भी पार्लियामेंट्स होती है, पार्लियामेंट का क्या काम है? लॉ बनाना। लॉ क्यों बनाना? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ दैट कंट्री। ये भी सही है, होता भी ऐसे ही, बनता भी ऐसे ही, ठीक है, सारा कुछ ऐसे ही चलता है। लेकिन वही लॉयर जो उस वक्त आपकी नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए होते हैं, वो भी बिजनेसमैनों की फंडिंग के साथ आए हुए होते। फर्क क्या है कि गोरे का जो बिजनेसमैन है वो इस चीज को समझ गया है कि भाई पब्लिक के पास पैसा होगा तो वो खर्चेंगे। ऐसा डिफरेंस, यानी कि वो अगर पब्लिक के लिए कोई पॉलिसी बनती है तो वो हिंडर नहीं करते उसके अंदर। अगर उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है तो उसके ऊपर रोते चलाते नहीं है, वो देते हैं टैक्स, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी टैक्स देने से तो ये सर्कल चलेगा। लेकिन जो हमारा रिच आदमी है, जो हमारा बिजनेसमैन आदमी है, वो इस चीज को समझने में कासिर है। हो सकता है हमें 10 साल लगे, 20 साल लगे इस चीज को समझने में। भाई गरीब आदमी के पास बेटा पैसा होगा तो वो खर्चेगा ना, जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो नहीं खर्चेगा। अब हमारे हालात इस वक्त क्या है? पैसा नहीं है। अब जब पैसा नहीं है, नहीं खर्च रहे, तो क्या हो रहा है? मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बिजनेसमैन है उसने क्या किया हुआ है? उसने किसी एक सिंगल बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया। आप गौर में देख लें, उसके 20 कारोबार है। जहांगीर तरीन देख लें, 20 कारोबार है। शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली देख लें, उनके 20-20 कारोबार है। और सबसे ज्यादा देखें, इंसान की एक बुनियादी जरूरत है खाना। ये सारे हमारे जितने भी रिच एलीट क्लास मौजूद है, ये समहाउ किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है सारे। अब जैसे चीनी माफिया कौन है, आटे का माफिया कौन है, ये दालों का माफिया कौन है, अगेन जो ऑयल में और आप खाते हैं उसका माफिया कौन है। यू विल सी ऑल दीज फैमिलीज अगेन टुगेदर, 20 to 30 फैमिलीज हर जगह पे ये लोग। इस वजह से ये लोग हमारे यहाँ कामयाब बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खाना तो है ना बेटा, लेकिन इवेंचुअली इनकी कोई ना कोई नस्लें, इनकी जनरेशन अब आने वाली है, वो इस चीज को समझेंगे कि भाई गरीब को दो, गरीब को देंगे, उसके पास पैसा आएगा, वो खर्चेगा, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। और यही वो एक एंगल है जो इसके अंदर हमें समझना है पॉलिटिकल एंगल से। ये इसकी जो डेफिनेशन है बर्नार्ड रॉलैंड की, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी कि, लेकिन ये किसी और तरीके से आया। देखिए, इसने मुखालफत नहीं की पैसा कमाने की, इसने किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत नहीं की।
इसने क्या कहा, इसने कहा कि लोग चुनते हैं लेजिस्लेचर को, वो जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल, वो लॉज बनाते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। लोगों को फायदा होगा, लोग काम करेंगे, उनके जेब में पैसे आएंगे, पैसे खर्चेंगे, फिर बिजनेसमैन पैसा बनाएगा। ठीक है, अच्छा जी। पॉलिटिक्स is a focal point of a society that has direct or indirect impact on the state, society, individual, economy, and government. Business activities has always depended on the political policy and decision making. It is the prerogative of the government to adopt or discard policies conducive for businesses. ठीक है, ये प्रोग्रेटिव है और पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए भी वो पॉलिसीज बनाएं। ठीक है, अडॉप्ट करें या डिस्कार्ड करें, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, डिसीजन मेकिंग उन्होंने करनी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आज भी आप देख लें पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? ठीक है, आर्मी तो हम कहते हैं, लेकिन आर्मी भी तो इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ही बनी हुई है ना। जो निगरान गवर्नमेंट है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जो दूसरी पार्टी वो भी पॉलिटिकल पार्टीज है पार्टी। लेकिन हमारे यहाँ अभी हम तो 20 साल दूर हैं कि जब हमारी सारी पार्टी ये सोचना शुरू कर देंगी ना कि यार जो पॉलिसीज बनाओ वो बेनिफिट ऑफ द पुअर पीपल बनाओ, बाकी काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा, बाकी इवेंचुअली तौर पर हर चीज सेटल डाउन हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम अभी दूर हैं, पॉलिटिकल सेटअप इन एनी कंट्री depends upon the various factors: political ideology of the ruling political party and the people in the society. There are several political ideologies propounded in the previous 3 centuries that govern the modern world. All of them have their origin in Europe. यूरोपियन के अंदर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बेटा तो वो 300 साल से वही देखें, आज भी आप देख लें बड़े सगीर पे 200 साल किन्होंने हुकूमत की? बरतानिया ने। आपकी अमेरिका के ऊपर किसने हुकूमत की? बरतानिया ने। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किसने हुकूमत की? बरतानिया ने बेटा। फिर आप अफ्रीका के अंदर आ जाएंगे तो बहुत सारी फ्रेंच, बहुत सारी पुर्तगीज कॉलोनियाँ, बहुत सारी स्पेनिश कॉलोनियाँ आपको नजर आएंगी। तो बेसिकली यूरोपियंस ने ही पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है 300 साल पहले, 400 साल पहले, अगर आप इसमें जाके देखते हो तो। एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस जो पॉलिटिकल सेटअप के होते हैं बेटा वो एक फैक्टर हो सकता है। फिर सोशो रिलीजन नॉर्म्स और कंस्ट्रेंट्स, रिलीजन बेस के ऊपर ये कंसेप्ट बनते हैं हमारे। पॉलिटिकल अपोजिशन और देयर इकोनॉमिक एजेंडास, पॉलिटिकल की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी फिर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, वो भी फिर अपने अच्छे अच्छे एजेंडे लेके आ जाते हैं। अब आ जाए टुडेज वर्ल्ड। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी सच एज बिजनेस, पॉलिटिक्स हैव बिकम इंटीग्रेटेड and they are interdependent in various ways to each other. For any business executive, it has become imperative to have an understanding of this complex relationship. As a manager, as a chartered accountant, you must understand the integration of business and politics. आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। The major indicators of the prospective policy making is visible before it. The business managers must be cognizant of it, यानी उन्हें इसकी समझ हो। To become an effective business manager, one should take into consideration the political environment for business and then capitalize on the opportunity available and mitigate the potential risks. Potential risk को कम करते हुए आप उस political environment का फायदा उठाएं। लेकिन political parties आएंगे, वो किसी न किसी तरीके से तो कोई ना कोई तो बेनिफिट देंगी ना। अब जहाँ पे हम स्टैग्नेंट है इस वक्त बेटा, हमारा डॉलर, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है रुकी हुई है, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों की समझ नहीं आ रही। अब कोई भी पार्टी जीत के आएगी, वो इस सर्कल को तो चलाएगी ना। सर्कल को चलाने के लिए वो या पैसा पंप करेगी, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के जरिए करेगी, या डायरेक्ट बिजनेसमैन को देगी कि वो नई से नई फैक्ट्रियां लगाए। तो जो भी इन्वायरमेंट बने, एज ए बिजनेस मैनेजर आपको पता होना चाहिए और आपने उसके अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालनी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर नई इलेक्शन हुई, नई पार्टी आ गई और वो नई पार्टी जनाब दे रही है कि एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम एग्रीकल्चर के अंदर आपको 50 करोड़ तक के कर्जे देंगे 0 इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इट्स नॉट 22-23% इंटरेस्ट रेट है आपके मुल्क का। अगर कोई
करोड़ तक गवर्नमेंट मुफ्त में इंटरेस्ट दे रही है आपको, तो नेस्ले को भी चाहिए, मैकडोनल्ड्स को भी चाहिए, इन तमाम जितने भी बिजनेस है ये अपॉर्चुनिटी को देखें, उसे कैप करें। आप देखें फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, चिकन फ्राइज और बर्गर बन आटे में से, तो बेसिकली तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही हो गई ना। इसी तरीके से पिज्जा हट है, इसी तरीके से आप नेस्ले के अंदर दूध देख लें, सबसे ज्यादा बिकने की उनकी प्रोडक्ट जो है। तो सारे के सारे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, 50 करोड़ तक आपको 5 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं आप लोन लेके आप फैक्ट्री लगाएं और कम से कम आप अपना रॉ मटेरियल यहाँ पे बनाना शुरू कर दें, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी, बेसिकली द वर्ड इज अपॉर्चुनिटी, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को देखो। अब देखिए हमारा ये कॉलेज है, गवर्नमेंट आपकी फंडिंग करती है कि जनाब हम जितने आप एफएससी के बच्चों को पढ़ाओगे हम मुफ्त पैसे देंगे आपको। तो चाहे ये हाई स्किल कॉलेज है, क्या इन्हें नहीं चाहिए कि 50 बच्चा या 100 बच्चा उठाए और एफएससी की 2 क्लासेस बना के यहाँ पे पढ़ाए? अपॉर्चुनिटी है ना 5 साल के लिए, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करें ना बेटा। अगर आप बाहर बैठे रहेंगे तो जो कैप्चर करेंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस इज द नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम कौन सा मॉडल लगाएंगे? हम पेस्टल के साथ साथ हम स्वाट एनालिसिस को भी स्टडी करेंगे। स्वाट के अंदर एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी थ्रेट। जो आपके पहले दो हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ कंट्रोलेबल है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, आप अपनी वीकनेस को खत्म कर सकते हो, ये आपके हाथ में। अगर आप आइडेंटिफाई कर लो, आपको पता चल जाए कि ये हमारी वीकनेस है, आप उस वीकनेस को खत्म करो। अच्छा, फिर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी बाहर है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को थ्रेट करो। आपके सामने आपके थ्रेट है, थ्रेट आपके कंपटीटर्स हैं। क्या ये हो सकता है कि आप पे सारे का सारा कंपटीशन खत्म हो जाए? नहीं हो सकता ना। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मैकडोनल्ड्स ही, क्या जितने बर्गर बनाने वाले सारे के सारे बंद हो सकते हैं पाकिस्तान में? वो तो नहीं होगा। तो वो थ्रेट तो पोजेस करेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है आपके कंपटीटर से बेहतर। बस जब आपकी प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से बेहतर होगी तो फिर आपकी थ्रेट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं होगी फिर आप कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकोगे। तो दूसरा हम स्वॉट का मॉडल लगाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एनीवे, स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात कर रहा है। अब ये क्या कम्युनिज्म, यानी कि ये शुरू से लेकर अभी पूरी दुनिया का हमारे सामने मैकेनिज्म बता रहा है बेटा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड। कम्युनिज्म है एक्सट्रीम लेफ्ट, रेडिकल्स, डिक्टेटोरियल, सोशलिज्म। ये 5 तरह के निजाम है बेटा दुनिया में। ठीक है जी। फिर लिबरल्स लेफ्ट विंग डेमोक्रेट सोशलिज्म है, सेंटर मॉडरेट्स डेमोक्रेसी है, कंजर्वेटिव्स राइट विंग है, लसा फेरे डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है, फासिस्ट कैपिटलिज्म है, एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म है और रिएक्शनरीज है। ये सारे के सारे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सोच रखने वाली सोसाइटी है। ठीक है जी। ये पूरा स्पेक्ट्रम आइडियोलॉजी पूरी दुनिया की खुल के सामने आएगी कि दुनिया में किस तरह के माइंड सेट के लोग मौजूद हैं। हमारे यहाँ भी हैं, शायद हमारे यहाँ भी सारे के सारे मौजूद हैं। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन हैंड्स ऑफ स्टेट। क्या है जी? कम्युनिज्म कह रहा है। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी क्या है? प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ द स्टेट। क्या ये कामयाब है नजरिया कि सब कुछ गवर्नमेंट के पास है? हमारा देखिए पीआईए नुकसान में, हमारा रेलवे नुकसान में, हमारी तो जितनी हमारे लेस्को फेस्को सब कुछ नुकसान में जा रहा है। हमारा तो सब कुछ स्टेट के हाथ में, फिर क्यों नुकसान में जा रहा है? इसका मतलब है कि गलत है। दूसरा क्या था, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट है, क्या कहता है? नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये एक्सट्रीम लेफ्ट होना चाहिए कि किसी बंदे का अपने घर ही ना हो। सऊदी मॉडल, सब कुछ गवर्नमेंट का। क्या ये कामयाब मॉडल है बेटा? द आंसर इज नो अगेन। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अर्निंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द पीपल। बेटी तो सबकी एक जैसी है, नहीं वो गरीब है थोड़ा खाता है उसको थोड़ा दो, उसे एसी को पता नहीं आप उसे एसी भी ना दो। क्या आप इस तरीके से दुनिया चला सकते बेटा? आंसर इज नो। लेकिन है
मगर लोगों की इस तरह की सोच मौजूद है, इनको हम कहते हैं रेडिकल्स। फिर आ जाता है बेटा आपका डिक्टोरियल्स, डिक्टेटर्स बेसिकली जिसे हम कहते हैं। प्रोडक्शन बाय स्टेट इंडस्ट्रीज वुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, इसको हम डिक्टेटर कहते हैं। प्रोडक्शन कौन करेगा बेटा? स्टेट करेगा। इंडस्ट्रीज शुड बी नीड ऑफ द पीपल, लोगों की नीड के मुताबिक, बाकी कुछ नहीं। दुनिया कहाँ जा रही, कुछ नहीं। सिर्फ देखो इनको खाना देना, ब्रेड देनी है तो ब्रेड की फैक्ट्री लगा लो, सब्जी देनी है तो वेजिटेबल उगा लो, बस उस तरह के काम आप लोग कर लो, ठीक है? उस तरह का मैकेनिज्म आप संभाल लो, इसके अलावा आप लोग कुछ ना करो। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है आपका जो लास्ट है जिसका एजिटेरियन क्लास, लेस सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज द इक्वल मटेरियल, ये भी सोशलिज्म की है। एवरीवन हैज द इक्वल मटेरियल, ये पॉसिबल ही है कि गवर्नमेंट या जो भी काम करे वो पैसा कमाए सब में इक्वली तौर पर डिवाइड कर दे, बांट दे, ये भी नहीं हो सकता बेटा। अच्छा जी, नो इंडिविजुअल फ्रीडम इन मेकिंग चॉइसेस फॉर कंजप्शन, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम के पास चॉइस नहीं है आपके पास कंजप्शन के लिए कि आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। जो है, अगर गोभी है तो गोभी खानी है सबने, अगर आटा आपको सप्लाई हो गया तो उसके अंदर नमक डाल के सबने वो खाना है, कोई चॉइस नहीं बेसिकली। तो इस तरीके से तो सोसाइटी नहीं चल सकी। बहरहाल ये भी है बेटा, इट इज कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच हैज इट्स ओन इकोनॉमिक सिस्टम। देयर इज नो रूम फॉर ऑर्गेनाइज रिलीजन इन द कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के अंदर कोई रिलीजन नहीं ऑर्गेनाइज। हाउएवर इंडिविजुअल रिलीजन इज सपोर्टेड इन सम फॉर्म, दे कंसिडर रिलीजन एज द ओपिनियन ऑफ मासेस, वो मासेस की थोड़ी सी चॉइस कह लें, उनको चुप करने के लिए, खामोश करने के लिए आप कह दें बेटा। तो ये है बेसिकली हम जिसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के अंदर आपका लेफ्ट विंग आ गया, रेडिकल्स आ गए, डिक्टोरियल आ गए, सोशलिज्म वगैरह आ गए आपके इसके साथ। अच्छा, फिर लिबरल्स और लेफ्ट विंग है। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज द हैंड्स ऑफ द स्टेट विद द फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड, फ्यू एक्सेप्शन अलाउ करेंगे। अब देखिए ना, अब चलो मैं इसको जरा थोड़ा सा सम अप करता हूँ और जरा इसको डिटेल के साथ पढ़ना, जिसकी समझ ना हुई कल हम उसको देखेंगे क्लास के अंदर। सोशलिज्म आ जाए, सोशलिज्म बेटा सबसे पहले रशिया का मॉडल, ठीक है? कम्युनिज्म रशिया का मॉडल, फिर सोशलिज्म आपका चाइना का मॉडल आ गया, फिर आपका कैपिटलिज्म आपका अमेरिका का मॉडल। बेसिकली दुनिया के अंदर तीन ही मॉडल है, इसके अंदर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुई हुई आगे चल के। क्या रशिया का मॉडल कामयाब हो गया? 70 की लाइन के सारे इक्वल, सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और मनी नहीं हुआ, फेल हो गया और रशिया अपनी जगह पे हो गया। चाइना का कैपिटलिज्म मॉडल अभी तक चला, लेकिन चाइना ने जदीद जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वो स्वीकार है, ठीक है? यानी कि बिजनेस कम्युनिटी को अपने लोगों को सिर्फ पॉवर्टी से निकाला सबसे पहला, कि जो कोई भी, अब इस वक्त चाइना के अंदर कोई पॉवर्टी नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मांगने वाला बंदा नहीं है, हर बंदा किसी न किसी तरीके से स्टेट की मदद से जॉब कर रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, जॉब कर रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सक्सेसफुल मॉडल है वो चाइना, ठीक है? लेकिन बेसिकली जब आप उसको स्टडी करते हैं तो वो चाइना भी समझ ले कि पार्शली कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है और सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, लेकिन उसने पार्शली के बाद 50% अपने मॉडल के अंदर कैपिटलिज्म को लगाया। अब आ जाए वेस्ट की तरफ, वेस्ट पूरे का पूरा कैपिटलिज्म को यकीन रखता है कि लोगों को चॉइस सब कुछ दो, लेकिन बेसिकली कैपिटलिज्म की पिछले तकरीबन 90-100 साल से कैपिटलिज्म चल रहा है, ये फ्लॉप हो गया। कैपिटलिज्म हमें क्या दे रहा है? रिच पीपल अगेन रिच, पुअर अगेन। अब अमेरिका के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर पुअर क्लास जनरेट हो गई, ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग जो मांग के खाते हैं, ये क्लास नहीं थी पहली बार अमेरिका के अंदर, अब हुई और हुई कैपिटलिज्म की वजह से। क्यों? जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर होता गया बेटा, जो गरीब है वो बेचारा पिसता। तो ये कैपिटलिज्म का एक काम होगा, लेकिन बताने का क्या मकसद है? और अभी तक एक सिर्फ ऐसा मॉडल जो आज तक समझने की ट्रायल जिसका हुआ नहीं है, वो कौन सा मॉडल है? वो इस्लामिक सिस्टम, वो है इस्लामिक सिस्टम। अब उसके लिए मेरे आपके ऊपर ड्यूटी है ना, लेकिन चूंकि अब हम बीइंग, आप सऊदी देख लो, आप पाकिस्तानी देख लो, आप बांग्लादेशी देख लो, कोई भी किसी ने भी एक मॉडर्न शक्ल इख्तियार नहीं की। क्या इस्लाम नबी के 1500 साल पहले वाली, अगर हम उसी जमाने के ऊपर बेस करके सारा कुछ चले, क्या सिस्टम चल सकता है?
नहीं चल सकेगा ना बेटा। देखिए 1500 साल पहले लोग घोड़ों में सफर करते थे, कुरान पाक के अंदर ऊंटों के ऊपर, दुबले पतले ऊंटों के ऊपर बैठ के हज करने जा सकते हैं। फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि इस्लाम भी तो हमें जिद्दत दे रहा है ना। तो क्या हमें आज हमारे उलमाए कराम को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? क्या कुरान को पढ़ाते हुए उन्हें वो 40 बच्चे हर एक को कुरान देख के सर और रटा लगाना चाहिए, या जिस तरह हम पढ़ इस तरह में पढ़ाना चाहिए? कुरान की नहीं बन सकती ये स्लाइड्स? क्या जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक आयत की बुक, कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता बेटा? बच्चों को मीनिंग दो, बच्चों को तर्जमा दो, बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, उनको जिद्दत का नॉलेज दो, जदीद तरीन। हमने क्यों सिर्फ एक ही मॉडल रखा हो कि हमने जनाब उनको हाफिज कुरान बनाना है? और भाई हाफिज कुरान बनाओ, इसके अंदर कोई नहीं है दो राय, लेकिन क्या हाफिज कुरान बनने के बाद उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल स्किल है कि वो सोसाइटी में जाके अपने आप को सपोर्ट कर सके? अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्यों आज आपके ब्रेवरिज्म, तो कोई वापी है, कोई देवबंदी है, कोई फलाएं, क्यों ये सेक्ट क्यों बने बेटा? हर सेक्ट ने अपनी अपनी मस्जिदें बनानी है, अपने बच्चे जाके कुरान पर गिर करके अपनी अपनी मस्जिद के ऊपर कब्जा करके बैठे थे, लड़ाइयाँ हो रही है। यानी जब आप इस्लाम को इतना ओपनली नहीं दूसरों के साथ डिस्कस कर सकते, कहीं ना कहीं वीकनेस है ना बेटा। तो क्या इस्लाम का मॉडल नहीं लगा? कोशिश हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह मेरा तो पूरे, क्योंकि जिस तरह हमारा ईमान है कि अल्लाह एक नबी है, फरिश्तों पे ईमान आना, ये सारे हमारे ईमान है। इसके बगैर ईमान को मत होता। अल्लाह को दिन देखने के ईमान है। इसी तरीके से मेरा ये ईमान है कि दुनिया में बड़ी जल्दी इस्लाम का निज़ाम आए, और वो जितनी कमियां कोताहियां जितनी अब इसके अंदर पढ़ोगे, ये सारी की सारी कमियां कोताहियां दूर होंगी जब इस्लाम की ट्रू स्पिरिट, क्योंकि एड्रेस तो वो कर रहा है कुरान के अंदर तो मौजूद है, लेकिन मुझे आपको उसकी मीनिंग नहीं, हम उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर नहीं डाल रहे। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे मुल्ला ने हमें ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि वो मुझे इस शक्ल के अंदर, इस ड्रेस के अंदर वो कबूल नहीं कर रहा कि मैं कुरान का पढ़ा, ऐसे ही नहीं करता। और जब तक हम इस चीज से नहीं निकलेंगे ना, हमारा इस्लाम में उस वक्त तक वो जो अब के दौर की जो कामयाबी है वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्योंकि हमारे पास देखिए अब जो लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी, क्या इस्लाम बना है उसको सीखने। अगर जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम तो फिर वेस्ट पे डिपेंड करेंगे ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जहाज वो बनाएंगे, सब कुछ वो बनाएंगे, लेकिन आप तो पैसे कमा के उनको दे के एक जहाज यूज पे लेंगे, फिर 100 साल 10 साल बाद फिर दूसरा जहाज यूज पे लेंगे, फिर आप हम बनेंगे, हम तो सारा कुछ में उनकी बरूने मेहनत करेंगे, हमें इससे लेना बेसिकली। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग बेटा। और इंशाल्लाह ताला कल हम इसको जरा थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक आप जरा इसको देख लेना, ठीक है। ये इसके जो सिस्टम है एज सच, इसके अंदर से भी MCQs वैसे तो आते हैं बेटा, ठीक है। और जो फिर इसके अंदर समझ नहीं आएगी, फिर इंशाल्लाह ताला कल हम उसको जो है क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी की लेवल तक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आज तक कितने सिस्टम हैं, किस सोसाइटी में किस किस तरह के लोग रह रहे हैं और उनकी आइडियोलॉजी, इन चीज़ को बस अभी आप एक बार करोगे, पढ़ोगे तो इंशाल्लाह इन चीज़ आपके दिमाग में आएंगे। फिर हम कल से लेकर इंशाल्लाह कल इस एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम इसको स्टडी करना शुरू करेंगे। और आपने बस अपने माइंड को डिसीजन मेकिंग पर फोकस करना है कि यू आर द वन हू मेक द डिसीजन मेकिंग। अपने आप को ये सोचने के लिए अकाउंटेंट नहीं बनना फिलहाल, आप कहने मैंने जनाब जाके आगे बिजनेस एनालिसिस करना, मैंने बिजनेस का एनालिसिस करना सीए करने के बाद दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप आके देखो कि चार्टर्ड अकाउंट कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो फिर आपको बताए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी इनके साथ खत्म होगी, आप बैच के साथ आपकी को फोर में रेडी फोर में तुमको या मेरा लैपटॉप इधर पड़ा है, लैपटॉप उधर भी रहना है जरा कुछ नहीं। हां मेरा लगा दिया, ये दोनों का रहेगा, तो इसमें कुछ है तो हां ना यही मेरा हम करेगा, तो वो भी बच्चों के साथ रहो जल्दी सभी को जब आप रूम नंबर 4 में चले जाओ, कल इंशाल्लाह लगा दूंगी आपके साथ। बस जल्दी से रिलैक्स हो, फिजिकल बुक ले
आज की समझ में नहीं आई तो फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सिर्फ आपने लर्न करना, स्टडी करना है, ये नहीं कि आप ये इतना रखा कोई नहीं।